हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसों का इतिहास के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैसों की शुरुआत कैसे हुई थी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो पैसों की और बैंकों की ऐसी कौन सी सीक्रेट यानी कि राज की बात है जिसके बारे में ऑलमोस्ट 99% लोग नहीं जानते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दूंगा जिसका यदि आप पालन करते हैं तो ऐसा करने पर महामारी जैसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सहायता पहुंच सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से ही देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पैसों की शुरुआत आखिर में हुई थी कैसे। तो स्टार्टिंग में चलती थी हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर किसी चीज को लेने के बदले कोई चीज देनी पड़ती थी। आइए इस चीज को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास बहुत अधिक चावल पड़ी हुई है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मैं चावल के बदले गेहूं लूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे गेहूं देने के बदले चावल चाहिए होंगे। जैसे कि मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास अधिक चावल पड़े हुए हैं, तो मैं चावल लेकर के बाजार जाऊंगा और मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसे चावल चाहिए और उसे गेहूं बेचने हो, तब जाके ये ट्रांजैक्शन पूरी हो पाती थी। तो इसकी खामियां ये थी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था जिसे वो चीज चाहिए जो चीज मैं बेचना चाहता हूं, और मुझे उससे वो चीज मिल पाएगी जो मैं चाहता हूं। हाँ, तो ये चीज होना काफी मुश्किल होती थी और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना भी मार्केट में काफी मुश्किल होता था। इसलिए क्या हुआ कि आगे चलकर बार्टर सिस्टम बदल गई कम्युनिटी सिस्टम में। यानी कि लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जिसके थ्रू वो आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते थे, जैसे कि जानवर और अनाज के थ्रू, है ना। यानी कि मैं आपको इतना किलो अनाज दूंगा, उसके बदले आप मुझे वो चीज देंगे जो मुझे चाहिए, या फिर मैं आपको इतने जानवर दूंगा जैसे कि कुछ भेड़ बकरी टाइप का, जिससे कि आप मुझे वो चीज देंगे जो मुझे चाहिए। तो कई समय तक यही चीज चलते रही। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि ये चीज भी बर्बाद होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिए हुए अनाज खराब हो जाते थे और दिए हुए जानवर भी मर जाते थे, और लोगों को ये पता नहीं चल पाता था कि हम जो चीज बेच रहे हैं या फिर हम जो चीज खरीद रहे हैं उसकी सही कीमत क्या है। इसलिए फिर बाद में लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि हमें कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे सब लोग स्वीकार कर सके, और साथ ही में वो चीज के थ्रू हमें हर चीज की सही कीमत के बारे में पता चल सके, और साथ ही में वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि समय के साथ खराब भी ना हो। तो ऐसे में शुरुआत होती है गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने और चांदी से बने सिक्कों की, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, और वो एक सबसे बड़ी एक्सचेंज बन गई पूरी दुनिया में, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे के सामान को बेचते थे और खरीदते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या थी कि गोल्ड और सिल्वर से बने सिक्कों को जब लोग बाहर ले जाते थे तो उसका चोरी होने का डर था, और साथ ही में इतने सारे गोल्ड को लेकर के बाहर जाना तो लूटपाट तो होगी ही, और साथ में गोल्ड से बनी सिल्वर और चांदी के सिक्के कई मामलों में लोगों से खो भी जाते थे। तो ऐसे मामलों में क्या हुआ कि ये चीज भी कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि कुछ लोग और फिर कुछ सुनार मिलकर के एक ऐसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि सबका फायदा हो रहा था और सबका काम भी बन रहा था। तो सिस्टम क्या था, जैसे कि कुछ सुनार सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपना सोना हमारे पास रखिए, जिसके बदले हम आपको कुछ रसीद देंगे। उस रसीद में लिखा रहेगा कि हमारे पास आपका इतना सोना है और हम आपके सोने के कर्जदार है, और अब जब चाहे हमारे यहाँ से अपना सोना ले जा सकते हैं। तो फिर लोग यही करने लगे, लोग अपना सोना और चांदी किसी सुनार के पास रखने लगे, जिसके बदले वो सुनार उन लोगों को एक रसीद देती थी जिसमें लिखा रहता था कि मैं आपका कर्जदार हूं, आपका सोना मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है, आप जब भी चाहे अपने सोने को हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ऐसे करके सुनार सबके सोने चांदी अपने पास रखते थे, जिनके बदले सुनार उनको रसीद दे देते थे। तो यह सिस्टम चलने लगी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ कि लोग सुनार के पास अपना सोना चांदी लेने वापस आते ही नहीं थे। उनके पास जो रसीद है उसी से वो व्यापार करते थे कि मेरे पास इतने सोने की रसीद है, आप इसको लो और आप ये सामान मेरे को दे दो। मेरे पास इतने रुपए की चांदी है, ये रसीद आप अपने पास लो। यदि आप इस रसीद को लेकर के सुनार के पास जाएंगे तो आपको इतनी चांदी मिल जाएगी और आप मुझे अपना सामान वो दे दो। तो इस तरह से करके क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग क्या करने लगे कि सोना चांदी को लेना बंद करने लगे और रसीद के माध्यम से एक दूसरे से व्यापार करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सुनारों ने सोचा कि हमारे पास तो कोई सोना लेने आता ही नहीं है और ना ही कोई चांदी लेने आता है, तो क्यों ना हम कुछ पैसे कमा ले। तो इसके चक्कर में वो क्या करते हैं कि फेक करेंसी बनाना शुरू करते हैं, यानी कि वो जाली रसीद बनाते हैं, यानी कि वो रसीद जो
मार्केट में चलेगी तो सही, लेकिन वो सोना उनके पास नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जाली रसीद वो सोनार बना रहे हैं, असल में वो सोना उनके पास है ही नहीं, बस वो ऐसी बना के उस रसीद को मार्केट में फ्लो करवा दे रहे हैं ताकि लोग उसी से ट्रेड करें, क्योंकि वास्तव में तो कोई सोना लेने सोनार के पास जा ही नहीं रहा है या बहुत ही कम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में शुरुआत होती है बैंक की, यानी कि जो सोनार वो सोना अपने पास रखते थे वो दुनिया की पहली बैंक थी, और जो सोनारों ने रसीद बना के लोगों को देना शुरू किया वो दुनिया की पहली करेंसी या नोट थी। और फिर जो बाद में उन सोनारों ने नकली रसीदें बनाना शुरू की वो थी दुनिया की पहली लीगल स्कैम, जो कि आज भी चलते आ रही है। अब वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो आइए अब हम आते हैं आज की बैंकों की कंडीशन के बारे में। तो यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि आज की बैंक किस तरह से पैसे कमाती है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि बैंक का पैसा कमाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि हम बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट करते हैं, जिसमें से नियम के अनुसार बैंक इस रुपए का 10% अपने पास रिजर्व रखेगी और बाकी के 90 रुपए को किसी और को लोन पे दे देगी, जिससे वो 12% ब्याज चार्ज करेगी। अब इस 12% में से 4% ब्याज बैंक आपको देगी और जो बीच के 8% है जो बच गए, यहां से होगी बैंकों की कमाई। तो हो सकता है कि आप ये बोले कि इसी नियम पे अभी के सारे बैंक काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आप इस बात को भी समझिए कि बैंक एक और सीक्रेट के माध्यम से पैसे कमाती है जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता है, और आज मैं आपको इस सीक्रेट की बात बताने वाला हूं। हालांकि ये बात तो आप में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी एनुअल फीस के माध्यम से भी बैंक पैसे कमाती है। लेकिन अभी जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असल में होता है क्या ना कि बैंक आपके 1000 रुपए को 10,000 रुपए बना के पैसे कमाती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है, जरा हमें इसकी प्रैक्टिकल रीजन तो बताओ। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि क्या हुआ कि आपने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए, है ना, तो अब क्या होगा कि नियम के मुताबिक बैंक इस 1000 रुपए का 10% जो कि होता है 100 रुपए, वो अपने पास रिजर्व रखेगी, और जो बाकी के 900 रुपए है बैंक इसको किसी और को लोन पे दे देगी। अब आप यहाँ पे एक बात को समझिए, जब आप अपने मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी बैलेंस चेक करेंगे तो आपको 1000 रुपए ही दिखेगी, और फिर वो व्यक्ति जिससे आप ही के पैसे से 900 रुपए लोन पे दिए गए हैं, अगर वो व्यक्ति भी अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे भी वो 900 रुपए दिखेगी जो उसे लोन के माध्यम से मिली है। तो यहाँ पर थे तो केवल 1000 रुपए ही, लेकिन आपके पास 1000 रुपए की परचेजिंग पावर है और उस व्यक्ति के पास भी जिसे लोन मिली उसके पास भी 900 रुपए की परचेजिंग पावर है। तो यहाँ पे 1000 रुपए की परचेजिंग पावर अब 1900 रुपए की परचेजिंग पावर में कन्वर्ट हो चुकी है। बस वो बैंक वाले ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर का हेरफेर किया और मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की वर्चुअल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि देखा जाए एक तरह से फेक करेंसी ही हुई। पर क्या करे, ये तो लीगल है, भले ही ये वर्चुअल करेंसी है, और इसको फेक हम तब तक नहीं कह सकते जब तक गवर्नमेंट इसको फेक ना कह दे। अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ये जो 900 रुपए जिसको लोन पे दी गई है, तो उस व्यक्ति ने लोन तो कुछ ऐसी ही जस्ट मन किया लोन तो नहीं लिया होगा ना, उससे कोई चीज खरीदनी होगी तब इस व्यक्ति ने लोन लिया है। तो उस व्यक्ति ने जो चीज खरीदने के लिए लोन लिया है, अगर उस चीज को वो व्यक्ति खरीदता है तो ये 900 रुपए फिर किसी दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होंगे। अब वो पर्सन जिसके पास 900 रुपए आए हैं, तो वो पर्सन जब इस 900 रुपए को बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए जाएगा तो इसका 10% यानी कि 90 रुपया बैंक रिजर्व रखेगी, और फिर बाकी के जो 810 रुपए बच जाएंगे उस पैसे को बैंक किसी और को लोन पे दे देगी। फिर वो लोन लिया हुआ व्यक्ति किसी और को पैसा देगा, फिर वो व्यक्ति भी पैसा डिपॉजिट करेगा, तो फिर बैंक 10% रिजर्व करके किसी और को बचे पैसे लोन पे दे देगी, और फिर यही चक्र चलते रहेगा जो चक्र मैंने आपको बताया। तो ऐसे में बैंक क्या करती है कि 1000 रुपए को 10,000 रुपए बना के एक वर्चुअल करेंसी क्रिएट करके मार्केट में यहां से भी वो पैसे बनाती है। तो ये है मनी का वो सीक्रेट जो कि अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है, जिसके माध्यम से बैंक पैसे कमाती है और बैंक को इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। यानी कि अब तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है उसे समझकर आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि आपके पास अभी जो भी करेंसी या नोट है उसकी खुद में कुछ वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट आपको कोई चीज लेने की परचेजिंग पावर देती है, और ये पावर आपके पास तभी तक है जब तक सरकार उस करेंसी को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सरकार उस करेंसी को फेक क्लेम कर दे तो वो करेंसी आपकी फेक हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए आपके पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की चीज जो कि यदि आपके पास हो तो दुनिया की कोई भी सरकार उसको फेक क्लेम नहीं कर सकती और हर दुनिया में उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाकर आप पूरी दुनिया में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और किसी भी सरकार में इतना दम नहीं है कि उस चीज को वो फेक क्लेम कर दे या फिर उसकी परचेजिंग पावर को ही खत्म कर दे? तो इसका उत्तर है
गोल्ड और सिल्वर। अभी आपको ऐसे काफी सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे यूट्यूब पर जो ये कहेंगे कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिए या फिर आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए या फिर आप गोल्ड ETF खरीदिए, है ना, क्योंकि फिजिकल गोल्ड लेने से आपको फलाना टैक्स लगेगा, ठिकाना टैक्स लगेगा, ऐसी ऐसी बातें हुए आपको समझाकर बस डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF लेने को कह देते हैं, जो कि देखा जाए तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ टैक्स बचाने के चक्कर में आप फिजिकल गोल्ड को खरीदना ही छोड़ दे। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे कि यदि अगर कोई महामारी जैसी स्थिति आती है तो ऐसे स्थिति में आप अपनी गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड की पर्ची दिखाकर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो आप उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। इसलिए यदि आप टैक्स बचाने के चक्कर में गोल्ड ETF, गोल्ड बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने पास फिजिकल गोल्ड भी खरीद करके रखिए, क्योंकि ये चीज आपकी इमरजेंसी में बहुत ही काम आएगी। और महामारी जैसी स्थिति में तो ये चीज आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है कि आपके पास कोई फिजिकल एसेट जैसे कि गोल्ड या सिल्वर होनी ही चाहिए। तो यही थी वो एडवाइस जिसे देने के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक वैल्यू पहुंची होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कीजिए ताकि वो भी ये चीज सीख पाए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप सही समय पे ही उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों और मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।